बंगाल में सरकार बनाते ही मानो बीजेपी की हर साजिश से पर्दा उठता दिख रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान ममता की पार्टी टीएमसी जिस अधिकारी को लगातार बीजेपी का अंदरूनी आदमी बताती रही, अब उसी अफसर को बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसा इनाम दे दिया गया है कि समझ लीजिए पूरी सत्ता की चाबी ही उसी के हाथ में सौंप दी गई है। उधर आपको ये भी बताएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद को टाइगर जिंदा है कहकर संबोधित करते दिखे हैं, तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बेशरम इंसान कहकर उन्हें खूब लताड़ा है। वहीं आपको ये भी समझाएंगे कि क्या ज्ञानेश कुमार अपने पद से बेदखल कर दिए जाएंगे या मोदी सरकार उन्हें भी बड़ा इनाम देने की तैयारी कर रही है। चलिए आपको पूरा मामला एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले बात रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्रत गुप्ता की, जो पूरे बंगाल चुनाव के दौरान चर्चा में रहे थे। ममता की पार्टी लगातार उन्हें बीजेपी का अंदरूनी आदमी बताती रही, जो साफ तौर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, लाखों सही वोट कटवाने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये आरोप तक ही सीमित रह गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जरा देखिए कि उसी अधिकारी को बीजेपी की सरकार बनते ही बहुत बड़ा इनाम मिल गया है। सीधे उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया है। यानी आप समझ ही सकते हैं कि सीधा मुख्यमंत्री का सलाहकार बना देना, वो भी उस शख्स को जिस पर चुनाव के दौरान सबसे गंभीर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी को जिताने के लिए बड़ी धांधली करवा रहा है। दरअसल सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग ने एसआईआर का विशेष ऑब्जर्वर बनाया था। ऐसे में वो ममता की पार्टी टीएमसी के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही कि सुब्रत गुप्ता और कुछ दूसरे अधिकारी बीजेपी के हाथ बन चुके हैं और पूरी चुनाव मशीनरी बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। ममता बनर्जी ने तो इसको लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आए चुनाव के नतीजे और ममता की पार्टी को बुरी हार मिली और बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बना ली। आंकड़े भी देखिए कि सीधा 200 पार सीटें। फिर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए और फिर सरकार बनते ही सुब्रत गुप्ता को भी इनाम दे दिया गया, क्योंकि अगर वो ना होते तो बीजेपी सरकार बनाना तो छोड़िए, शायद बहुत बुरी तरह हारती। ऐसे में सुब्रत गुप्ता को तो इतना बड़ा इनाम मिलना ही था कि सीधा उन्हें मुख्यमंत्री का एडवाइजर ही नियुक्त कर दिया गया। अब विपक्ष तो तंज कसते हुए बीजेपी को घेर ही रहा है कि क्या ये महज एक नियुक्ति है या फिर चुनाव में निभाई गई भूमिका का इनाम दिया गया है। जाहिर है कि सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जिस एसआईआर पर सबसे ज्यादा बवाल मचा और जिसे ममता की हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, उसी एसआईआर की जिम्मेदारी सुब्रत गुप्ता के कंधों पर थी। अब बीजेपी सरकार बनते ही इन्हीं सुब्रत गुप्ता को बंगाल के नए मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया, तो बीजेपी की मंशा पर सवाल तो उठने ही थे। वहीं इनाम के तो हकदार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी हैं। वो ना होते तो ये एसआईआर का खेल ही नहीं हुआ होता। तो एक तरफ ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति पर जज ने बहुत तीखी बात कह डाली है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को सुकून इस बात का है कि बीजेपी से उन्हें भी इनाम मिलने की चर्चा जोरों पर हो रही है। अब दोनों मामलों पर आने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बेशरम इंसान कह डाला। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा दावा किया कि पत्रकारों के एक समूह से मुलाकात के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक देखा गया। सुप्रिया ने बताया कि ज्ञानेश कुमार खुद को बार बार टाइगर जिंदा है कहकर संबोधित करते नजर आए। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ज्ञानेश कुमार इस दौरान कई बार गर्व से ये भी बोलते दिखे कि उन्होंने बंगाल जिता दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लताड़ते हुए उन्हें बेशरम इंसान करार दिया है। यानी बंगाल चुनाव के नतीजों पर ज्ञानेश कुमार खुद को टाइगर जिंदा है कहकर संबोधित कर रहे हैं।
बंगाल चुनाव जिताने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार को बेशरम इंसान कह डाला है। अब आते हैं कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर तलवार लटकी हुई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब अदालत ज्ञानेश कुमार को पद से बेदखल कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उस नए कानून को चुनौती दी गई जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी गई और इसी प्रक्रिया को बदलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर सीजेआई को इस समिति से ही बाहर कर दिया। अब इस नई चयन समिति में सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल है। ऐसे में याचिकाकर्ता साफ कह रहे हैं कि ये बदलाव सीधे सीधे एक तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की भावना के खिलाफ है और दूसरा इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का मंत्री एक ही फैसले के पक्ष में होंगे। बचे विपक्ष के नेता का वोट किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी एक तरह से मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से ऐसा बदलाव किया है कि फैसला उनके हिसाब से ही होना सुनिश्चित हो जाए। ऐसे में अब कोर्ट ने भी चुनाव आयुक्तों के चयन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को बाहर करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई है और इसे बहुमत की तानाशाही तक की संभावना वाला मामला करार दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बेहद अहम टिप्पणी की है। यहां तक कि केंद्र सरकार की सुनवाई टालने वाली मांग को बेंच ने खारिज कर दिया, जिससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। अदालत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी जुड़ी हुई है। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक टिप्पणी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने वाला लगभग हर दल अपनी शक्ति का इस्तेमाल इसी तरह से करता है। अदालत की इस टिप्पणी को लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी को लेकर गहरी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस प्रक्रिया के खिलाफ काफी तीखी दलीलें भी देखने को मिली है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जोरदार दलील देते हुए बताया कि जिस समय मोदी सरकार ने ये कानून संसद से पास कराया था, उस वक्त 141 सांसद सस्पेंड किए हुए थे। उधर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तो सरकार पर और भी तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसकी बुनियाद ही कमजोर है। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव में सत्ताधारी पार्टी खुद एक पक्ष होती है, इसीलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर उसी का प्रभाव होना बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रशांत भूषण ने इसे साफ तौर पर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है। इसी दौरान वकील शहदान फरासत ने भी अदालत में अहम सुझाव रख दिया। उन्होंने कहा कि चयन समिति के फैसले बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसम्मति से होने चाहिए, ताकि किसी एक पक्ष का दबाव ना बन सके और कार्यपालिका का प्रभाव कम हो। और तो और अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ये तक मांग कर डाली है कि अगर ये कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियों को भी रद्द किया जाए। यानी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। अगर अदालत ये फैसला सुनाती है तो ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बेदखल कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बेहद अहम मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होने वाली है, लेकिन इस सुनवाई ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मोदी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। वहीं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जिस कदर हुई है, यही वजह है कि विपक्ष
क्यों ये आरोप लगाता है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। वहीं जहां एक तरफ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है, दूसरी तरफ उन्हें बड़ा इनाम मिलने की चर्चा जोरों पर हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को बंगाल में ऐसी जीत दिलवाई है जितनी ज्यादा उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ज्ञानेश कुमार से बहुत खुश हुए हैं और उन्हें बड़ा इनाम दे सकते हैं। चर्चा तो ये है कि बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिसे राष्ट्रपति बनाकर वो अपने राजनीतिक अभियान को और तेज कर सके, और ज्ञानेश कुमार इस भूमिका में अब फिट बैठते नजर आ रहे हैं। टाइमिंग भी दिलचस्प है। ज्ञानेश कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के तहत कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को ही खत्म हो रहा है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार को राष्ट्रपति की कुर्सी दी जा सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से उनके नाम को लेकर कोई आधिकारिक संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चा जोरों पर छिड़ी हुई है, क्योंकि अगर बंगाल की जीत का कोई असली चेहरा है तो वो ज्ञानेश कुमार ही माने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में उन्हें इसका बड़ा इनाम दिया जाएगा जो राष्ट्रपति की कुर्सी भी हो सकती है, और अगर राष्ट्रपति की कुर्सी ना भी हो तो भी कोई बड़ा इनाम उनको जरूर मिलने वाला है। वहीं बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते सुने जाते थे, और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्ट करार देते हुए भरे मंच से लताड़ चुके हैं। अब पीएम मोदी जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार में लिप्त करार देते रहे, अब उसी को आशीर्वाद देते हुए पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। आपको बड़ी बात बताएं तो शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप धुले नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो टीएमसी से निकलकर बीजेपी में गए, उन पर कोई एक्शन होने से पहले ही ब्रेक लग गया। वहीं आपको एक अंतर की बात भी बताएं तो चर्चा में है कि पीएम मोदी और अमित शाह की प्लानिंग शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं थी, लेकिन शुभेंदु ने पीएम मोदी और अमित शाह की इस प्लानिंग को नाकाम कर डाला। दरअसल बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, जहां सरकार बनी तो बड़े चेहरों को किनारा करके अचानक नए नामों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बंगाल में भी पीएम मोदी और अमित शाह यही प्लान बना रहे थे कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाए, यहां तक कि महिला मुख्यमंत्री के नाम तक की चर्चा थी। इस पर दिल्ली में बैठकों का दौर भी चल पड़ा, लेकिन जैसे ही शुभेंदु को इस प्लान की भनक लगी, उन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि बीजेपी आलकमान बैकफुट पर आ गया। पहले तो शुभेंदु की करीबी की हत्या हो गई और फिर शुभेंदु ने बीजेपी आलकमान तक संदेश भी पहुंचवा दिया, जिसके बाद बीजेपी आलकमान के पास कोई चारा नहीं बचा। पहली बार पीएम मोदी और अमित शाह को एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर होना पड़ गया, क्योंकि जाहिर है कि बंगाल में बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल शुभेंदु का ही रहा है। ऐसे में शुभेंदु की नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती थी। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह का सरप्राइज सीएम मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। वहीं आपको बता दें कि हार के बाद ममता बनर्जी का भी अंदाज काफी बदला हुआ है। ममता दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली रणनीति तैयार कर रही हैं। यहाँ तक कि अपने सबसे कट्टर विरोधी से भी ममता हाथ मिलाने को तैयार हो गई हैं। दरअसल कभी वामपंथ को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेने वाली ममता बनर्जी के सुर अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पूरी तरह से बदले हुए हैं। ममता ने बीजेपी के बढ़ते विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की भावुक अपील कर डाली है। ममता बीजेपी विरोधी ताकतों से एकजुट होने की अपील करते हुए बोली कि मैं सभी बीजेपी विरोधी ताकतों, छात्र संगठनों और एनजीओ से एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान करती हूं। ममता बनर्जी ने 34 साल का बदला भुलाकर अपनी पुरानी विरोधी सीपीआईएम के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में वाम मोर्चे का भी स्वागत है।
वहीं ममता अब हर दिन 2 घंटे अपने कार्यालय में बैठने वाली हैं और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी करने वाली हैं।